I welcome you all in the next lecture of your weekly editorial, which is related to paper 2. ठीक है, ये सेशंस हम लोग स्पेसिफिकली पेपर 2 के लिए कर रहे हैं, जिसमें हम द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस के द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के जो आपके वीकली एडिटोरियल्स होते हैं, डेली बेसिस पे जो आपके एडिटोरियल्स आते हैं, उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं उनको हम डिस्कस करते हैं. ठीक है, एडिटोरियल्स को ही स्टैटिक पोर्शन में पूरा आपको यहाँ पर डिस्कस नहीं करवाती हूँ, क्योंकि वो आपको स्टैटिक में पढ़ना है और हमें सारे एडिटोरियल्स पूरे वीक के दोनों ही न्यूज़पेपर्स के कवर अप करने हैं, वो भी एक लिमिटेड टाइम स्पैन में. तो आपको स्टैटिक वाला जो है वो खुद से रीड करना होगा गूगल से, या फिर आप जहाँ से भी रेडी कर रहे हैं. ठीक है, तो इस वीक आपके कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स जो हैं वो देखने को मिले थे. सभी एडिटोरियल्स को अच्छे से कवर अप करने के लिए आपको वीडियो के एंडिंग तक बने रहना होगा. रिसेंटली आपका दोनों ही न्यूज़पेपर्स में एक न्यूज़ रही थी दैट इज़ रिलेटेड टू गिग वर्कर्स. ठीक है, गिग वर्कर्स जो हैं इंडिया में ऑलमोस्ट 1 लाख के प्लस गिग वर्कर्स ने जो है स्ट्राइक की है. गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स, आपने अपने स्टैटिक पोर्शन में पढ़ा होगा. गिग वर्कर्स क्या होते हैं? गिग वर्कर्स आर समबडी जो कि आपका किसी भी एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के साथ अटैच होकर काम नहीं करते हैं फॉर्मल कॉन्टैक्ट के थ्रू. ये आपका अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग टाइमिंग पर ओपनली एज ए फ्रीलांसर काम करते हैं, है ना. तो इनके रिगार्डिंग द कंसर्न वॉज कि जो आपके लेबर कोड्स हैं हमारी गवर्नमेंट के, जो कि रिसेंटली इम्प्लीमेंट हुए हैं, और जो हमारी कंट्री में बाकी लेबर लॉज हैं, वो आपके फुल एम्प्लॉयमेंट जो होती है उसको कवरेज देते हैं. जो गिग वर्कर्स का इशू है उसको प्रॉपरली कहीं पे भी पॉलिसी कवर नहीं दिया गया है ना. अब यहाँ पे गिग वर्कर्स जो आपके मोस्टली होते हैं, पहली बात तो ये देखो कि ये कौन से जॉब्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं. देखो, मोस्टली जो आपके डिलीवरी पार्टनर्स हैं, डिलीवरी बॉय जो आपका होता है, ठीक है, दे आर गिग वर्कर्स, है ना. और ज़्यादातर जो इशू है वो इन्हीं के अराउंड है कि आपका इंडिया में क्विक कॉमर्स जो है वो बहुत ही स्पीड से ग्रो कर रहा है. मतलब यहाँ पे बताया गया है कि जो क्विक कॉमर्स की इंडस्ट्री है दैट इज़ ग्रोइंग एट अराउंड 28% एनुअली. हर साल वो 28% के अप्रॉक्स में ग्रो कर रही है. ठीक है, और इसको देखा जाए तो आपकी जो ऑनलाइन ग्रॉसरी मार्केट है आपकी, इट इज़ ग्रोइंग एट अराउंड 40 to 50% के अप्रॉक्स में ये ग्रो कर रही है एनुअली. इतनी ग्रोथ इसमें है ना. तो ये जो इतनी स्पीड से ग्रोथ हो रही है, ऑब्वियस सी बात है कि जब क्विक कॉमर्स आपका इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है तो वहाँ पर जॉब्स भी ज़्यादा क्रिएट होंगी. तो एक और चीज़ ऑब्वियस है जो कि कही जाती है आपकी कि अराउंड 8 करोड़ लोग, है ना, 80 मिलियन पीपल विल बी देयर इन द गिग इकोनॉमी बाय 2030, ऐसा प्रिडिक्ट किया जाता है. ठीक है, इतना बड़ा नंबर वहाँ पे देखने को मिलेगा. लेकिन अब इसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम क्या है? ये तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है. इसमें आपके एडिटर जो हैं वो यहाँ पर कहते हैं, इन्होंने कहा है यहाँ पर कि इंडिया में इसे गोल्डन गूस कहा जा सकता है. गोल्डन गूस का मतलब ये है कि ये टेम्पररी वर्क हर इंसान को प्रोवाइड करवाती है. अब कुछ आपके जो प्रोटेगनिस्ट हैं, कुछ एक्सपर्ट्स हैं, वो कहते हैं कि नहीं, गिग वर्क को जो है परमानेंट वर्क के अंडर कवर कर लिया जाए और फिर जो लेबर लॉज हैं अकॉर्डिंगली वो अप्लाई हो जाएंगे और जो भी प्रॉब्लम्स गिग वर्कर्स की हैं वो सॉल्व हो जाएंगी. एडिटर आपके कहते हैं कि क्यों इस गोल्डन गूस को जो है कन्वर्ट करना है. जो गिग इकोनॉमी है इसको सेपरेटली ट्रीट करना चाहिए, जो आपकी परमानेंट एम्प्लॉयमेंट वाली इकोनॉमी होती है उससे अलग से. इसकी अलग प्रॉब्लम्स हैं, उसके सॉल्यूशंस अलग आने चाहिए. ठीक है, और इन्होंने कहा है कि गिग वर्क जो है, ये जो एक इकोनॉमी है, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल वर्क कंडीशंस प्रोवाइड करती है वर्कर्स को. फ्लेक्सिबल वर्क इन द सेंस हर महीने बहुत सारे गिग वर्कर्स जो हैं वो गिग जॉब्स को छोड़कर परमानेंट जॉब्स में ट्रांसफ़र होते हैं. ठीक है, तो ये एक अच्छा आपका एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन होता है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, जिसके साथ साथ बाकी अच्छे करियर ऑप्शंस भी परसू किए जा सकते हैं, है ना. एक तो ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है, एक इसका ये भी रीज़न है. फिर इसके अलावा क्या है कि इसमें जो है प्लेटफॉर्म्स पे इजीली शिफ्ट कर लेते हैं वर्कर्स जो आपके होते हैं, ये भी एक रीज़न है ना. लेकिन इसमें बहुत सारे लिमिटेशंस हैं और मोस्टली इस आर्टिकल में आपका गिग इकोनॉमी से रिलेटेड लिमिटेशंस को ही डिस्कस किया गया है. सबसे पहला पॉइंट जो आपको नोट डाउन करना है वो है 10 मिनट डिलीवरी सिस्टम. देखो, 10 मिनट डिलीवरी सिस्टम जो है ना आपका, ये कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट नहीं है. ऐसा ही इन्होंने कहा है कि ये कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट नहीं है ना. कंज्यूमर के पास कोई भी चीज़ विद इन 10 मिनट्स, कोई भी ग्रॉसरी का प्रोडक्ट है, ठीक है ना,
पहली बात तो इमरजेंसी सिचुएशन में, ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन में कंज्यूमर खुद घर से निकलकर सर्विस प्रोवाइडर के पास जाता है, ना कि घर पर डिलीवरी मंगवाता है ना। ठीक है, आपने भी देखा होगा ऐसा सिर्फ बॉलीवुड मूवीज में होता है कि डॉक्टर को घर पे जल्दी से बुलाओ, बल्कि एक्चुअल में इमरजेंसी सिचुएशन में पेशेंट को फटाफट से ले जाया जाता है। तो 10 मिनट डिलीवरी सिस्टम आपका मोस्टली किस चीज़ के लिए चल रखा है? ये चल रखा है आपका ग्रॉसरी की डिलीवरी के लिए, हाउस होल्ड आइटम्स की डिलीवरी के लिए, फूड आइटम्स की डिलीवरी के लिए, टेक्सटाइल की डिलीवरी के लिए। तो एडिटर आपके कहते हैं कि क्या ही फर्क पड़ जाएगा अगर ये चीज़ 10 मिनट में डिलीवर ना होकर 20 से 30 मिनट में डिलीवर हो रही है, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा फ्रॉम द एंड ऑफ द कंज्यूमर। ये एक टाइप की रैट रेस बना रखी है, एक टाइप का कंपटीशन बना रखा है। किसने? जो आपके सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जैसे कि आपका जेप्टो है, ठीक है, आपका अमेजोन है ना। इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म की सर्विसेज को बेटर करने के लिए भी नहीं मैं कहूँगी, कंज्यूमर को जल्दी से जल्दी सेटिस्फैक्शन देने के लिए ऐसे 10 मिनट डिलीवरी सिस्टम्स लगा रखे हैं, ठीक है ना। ये एक इशू है। तो इससे प्रॉब्लम किसको आ रही है? कंज्यूमर को तो चलो फायदा है, जो ओनर है उसको भी फायदा है। इशू किसको है? डिलीवरी बॉयज़ को, क्योंकि 10 मिनट डिलीवरी जो होती है आपकी, इसमें जितना हेस्ट रहेगा चलाने वाले को, जो ड्राइवर है आपका, एक्सीडेंट के चांसेस आर वेरी हाई, ठीक है, एक्सीडेंट के चांसेस आर वेरी हाई। ये एक टाइप का लेबर एक्सप्लॉयटेशन माना जा रहा है। यही बात आपके एडिटर ने यहाँ पे कही है। फर्स्ट पॉइंट जो है आपका वो यही रखा गया है, ठीक है। दूसरा इशू जो इन्होंने निकाला यहाँ पे, दैट इज अनस्टेबल पे। अनस्टेबल पे मतलब अनस्टेबल पे इन द सेंस कोई भी मिनिमम इनकम जो है वो अश्योर्ड नहीं है इन्हें, ठीक है। कोई भी मिनिमम इनकम जो है डेली बेसिस पे वो अश्योर्ड नहीं है। ये नंबर ऑफ डिलीवरीज कितनी करते हैं उसके बेसिस पे इन्हें इनकम दी जाती है, ठीक है। फिर एक और चीज़ आती है आपकी कि आपने देखा होगा आपके अमेजोन को छोड़ो, मैं जोमेटो की बात अगर करूं तो उसमें आपका क्या होता है, डिलीवरी एक्सपीरियंस की रेटिंग की बात आती है, ठीक है। अब कुछ कंज्यूमर्स क्या होते हैं, वो रेटिंग करना ज़रूरी नहीं समझते, और वो क्यों समझें, वॉलंटरी सिस्टम है ना ये तो। लेकिन हो क्या रहा है कि अगर डिलीवरी लेट होती है कंज्यूमर के एंड से, मतलब आपका जो डिलीवरी हो जाने का जो एक टाइम नोट डाउन होता है ना, जो कि डिलीवरी बॉय को करना होता है ऐप पे मेंशन, वो लेट हो जाता है, या फिर रेटिंग डाउन हो जाती है किसी भी डिलीवरी की, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो एआई है, एआई बोलूँगी मैं, या फिर एआई ना बोल के मैं बोलूँ कि जो ऐप का सॉफ्टवेयर है जो कि रिकॉर्ड कर रहा है, मूवमेंट को रिकॉर्ड कर रहा है, आपके डिलीवरी बॉयज़ को और बाकी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली उनकी आईडी को ब्लॉक कर देता है एज अ डिलीवरी बॉय, ठीक है। इसी तरीके से और भी सेक्टर्स में बाकी गिग वर्कर्स की जो आईडीज़ हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, है ना। और आईडी ब्लॉक हो गई तो वो ऑटोमेटिकली फायर हो जाते हैं, ठीक है। अब जब वो ऑटोमेटिकली फायर हो रहे हैं तो इससे क्या प्रूव होता है? अगेन दिस इज अ फॉर्म ऑफ लेबर एक्सप्लॉयटेशन। कैसे? क्योंकि एम्प्लॉयर जब तक आपको एक प्रॉपर रीज़न ना दे कि आप क्यों निकाले गए, तब तक आप निकाले नहीं जा सकते। बाकी कंट्रीज़ के भी लेबर लॉस में आता है, ठीक है। प्रॉपर रीज़न होना चाहिए, है ना। उनकी आईडीज़ ब्लॉक कर जाना, ठीक है। लो पे, मिनिमम पे नहीं है, एक्चुअली लो पे नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी अनस्टेबल पे, अनस्टेबल पे। फिर चेंजिंग रूल्स इन द सेंस अभी भी गिग इकोनॉमी को, गिग वर्कर्स के लिए प्रॉपर लेबर कोड्स, सेपरेट लेबर कोड्स होने चाहिए, जो कि नहीं है ना। प्लस इनके पास में कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी इन द सेंस कोई मेडिकल कवर नहीं है, कोई हेल्थ कवर नहीं है ना, कोई पेंशन कवर नहीं है, ठीक है। अब आप लोगों को लगेगा ये लोग तो इस काम को टेम्पररीली कर रहे हैं। व्हाट अबाउट दोज पीपल जो कि इस काम को परमानेंटली थ्रू आउट द लाइफ करना चाहते हैं? उनके लिए सम सॉर्ट ऑफ पेंशन फैसिलिटी शुड बी देयर। पेंशन ऐसा तो है नहीं कि जिस इंसान ने 1 महीने किया उसको मिलती है। पेंशन मिलने की भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि कम से कम 10 साल इस काम को किया हो, 11 साल इस काम को किया हो, इस तरीके से टर्म्स होते हैं, है ना। वो भी नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप के इश्यूज जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इतनी बात इन्होंने यहाँ तक कही है। अब मैं इसमें आपको आगे बताऊँ यहाँ पर चीज़ें, तो इसमें इन्होंने कहा है कि ये नंबर जो है वो बढ़ने वाला है। हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम इज देयर। इसके रिगार्डिंग इन्होंने एक डेटा दिया है यहाँ पर। इन्होंने कहा है कि इंडिया में हर साल कम से कम 2 करोड़ लोग वर्कफोर्स में एंटर कर रहे हैं, लेकिन इंडिया हर साल 20 लाख जॉब्स भी क्रिएट नहीं कर पा रहा है ना। 20 मिलियन पीपल आर एंटरिंग द वर्कफोर्स एवरी ईयर, और इंडिया जो है हर साल 2 मिलियन जॉब भी जनरेट नहीं कर पा रहा है उनके लिए।
तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ठीक है, चलो अब ग्लोबली देखा जाए तो इन्होंने फिर यहाँ पे कहा है कि इंडिया के जो लेबर लॉज हैं, है ना, इंडिया के जो लेबर लॉज हैं वो दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करने वाले लॉज हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू देयर इम्प्लीमेंटेशन, हमने 3 प्रॉब्लम्स देख ली अब तक, चौथी बता रही हूँ मैं, जो इनका इम्प्लीमेंटेशन है, जो इनका कवर है, और जो हमारा करंट इशू है, जो करंट इकोनॉमी का मॉडल है आपका गिग इकोनॉमी का, वो इसमें फुल्ली कवर्ड नहीं है। ठीक है, और मोस्टली आपके जो गिग वर्कर्स हैं दे आर वर्किंग फुल टाइम। अब जो इंसान फुल टाइम काम कर रहा है उसको प्रॉपरली कवर देने का सिस्टम होना चाहिए, ऐसा इन्होंने यहाँ पे कहा है। फिर देखो, फिर उन्होंने यहाँ पे कहा है कि एक क्वेश्चन पूछा है, द लेबर कोड्स सफिशिएंट टू क्रिएट अ सोशल सिक्योरिटी सिस्टम फॉर गिग वर्कर्स। नहीं, फिर इन्होंने यहाँ पे बाकी टाइम के कोड्स के बारे में बात किया, जैसे कि कोड जो है आपके लेबर कोड्स जो हैं दे ऑथराइज फ्यू वेलफेयर प्रोग्राम्स लाइक एक्सीडेंट इंश्योरेंस, मैटरनिटी बेनिफिट्स एंड ऑल, बट इट डजंट मेक देम मैंडेटरी और एनफोर्सिएबल राइट अवे। है ना, गिग वर्कर्स को जो है खुद को कहाँ पे एनरोल करना पड़ता है, ई श्रम पोर्टल पे, आईडी कार्ड मिलता है, लेकिन उससे उन्हें कोई टेंजिबल बेनिफिट, हॉस्पिटल कवर, ठीक है, पेंशन का कवर, ऐसा कुछ भी अवेल नहीं हो रहा है ई श्रम पोर्टल से। सिर्फ रजिस्ट्रेशन होके उनको एक आईडी मिल जा रही है कि हाँ आप एक गिग वर्कर हो, है ना। तो बहुत सारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के बाहर भी ये लोग रह जाते हैं। ठीक है, मिनिमम वेजेस इनके लिए नहीं है, रेगुलेटेड वर्किंग आवर्स नहीं है, वर्किंग आवर्स बिल्कुल भी रेगुलेटेड नहीं है, पेड लीव्स नहीं है, ओवर टाइम पे नहीं है, और कलेक्टिव बार्गेनिंग अंडर द लेबर कोड्स, इसमें से कुछ भी इन्हें नहीं मिल पा रहा है ना। लेबर कोड्स आपके क्या क्या कवर करते हैं, लेबर कोड आपके ओवर टाइम की कंडीशंस को कवर अप करते हैं, है ना, आपकी पेड लीव की बात करते हैं, पेंशन बेनिफिट्स की बात करते हैं, सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं, ठीक है, मिनिमम वेजेस फिक्स करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अब अगर आपके लेबर कोड जो हैं वो परमानेंट प्रॉपर, जो आपकी परमानेंट फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट होती है, गिग इकोनॉमी वाली नहीं, उस पर अप्लाई होता है, गिग वर्कर्स पे अप्लाई नहीं होता। तो इसकी वजह से बहुत सारे गिग वर्कर्स जो हैं वो आउटसाइड द पॉलिसी सिस्टम रह जाते हैं। ठीक है, और होता भी है, होते भी अगर कुछ लेबर कोड्स अप्लाई तो वो भी एकदम राइट अवे एनफोर्सिबल नहीं है ना। फिर एक और प्रॉब्लम इन्होंने यहाँ पे बताई थी, फंडिंग प्रोविजंस फॉर सोशल सिक्योरिटी आर इनएडिक्वेट, देयर इज अ वेगनेस ऑन एग्जैक्ट रेट्स, एनफोर्समेंट्स एंड हाउ फंड्स शैल बी एलोकेटेड। ठीक है, इसको छोड़ दो, यहाँ पे बस इन्होंने एक बात ये कही है कि एल्गोरिदमिक कंट्रोल्स जो हैं आपके टास्क असाइनमेंट के, ठीक है, एक ऐप है आपका, जैसे जोमेटो का ऐप है, तो वो ऐप ही आपका डिलीवरी बॉय को ऑटोमेटिकली आप अपना टास्क जो होता है उसको असाइन करता है। ठीक है, उसके वर्किंग आवर्स को काउंट करता है, उसकी पेमेंट को कंट्रोल करता है ना। फिर रेटिंग के बाद क्या करता है, अगर रेटिंग प्रॉपरली नहीं होती है उसकी, डिलीवरी में कुछ इश्यूज हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी होता है, जैसे मान लो कोई डिलीवरी बॉय है, उसको ट्रैफिक की वजह से डिलेज हो रहे हैं, है ना, हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, कुछ भी ऐसा है जिसमें कि एक ह्यूमन फैक्टर का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी था, उसको कौन कंट्रोल कर रही है, टेक्नोलॉजी कंट्रोल कर रही है। ठीक है, यही जो एल्गोरिदमिक कंट्रोल है, ठीक है, ये आपका ट्रांसपेरेंसी नहीं देता है कि किस बेसिस पे क्या डिसाइड हो रहा है। सो आपके जो गिग वर्कर्स हैं दे नीड ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, क्लियर हो गया इतना, चलो, है ना। एक और पॉसिबिलिटी जो यहाँ पे इन्होंने ये बताई है वो है आपका एआई का आना। ठीक है, एआई जो है वो धीरे धीरे करके चीज़ों को ऑटोमेट कर रही है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है आपका एआई, है ना। एआई से रिलेटेड आपने एक और चीज़ देखी होगी कि आज की डेट में जो हायरिंग हो रही है उसमें जो फर्स्ट स्क्रीनिंग राउंड होता है आपका वो एआई करती है, जिसमें बहुत सारे एलिजिबल, बहुत सारे कंपीटेंट रिज्यूम जो हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है ना। The huge crisis of unemployment cannot be addressed without improving our manufacturing sectors, particularly those sectors which are labor intensive. So government should make policies to improve these sectors. एक इन्होंने एआई के कंसर्न के ऊपर बात करी थी कि एआई जो है वो फ्यूचर में इट विल कंट्रोल मोर, है ना, सो देयर विल बी मोर एल्गोरिथमिक अपडेट्स। ठीक है, तो एक तो एआई के अकॉर्डिंग्स में पॉलिसी होनी चाहिए, और दूसरा आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जिसके ऊपर इंडिया फिलहाल फोकस कर रहा है, बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, बट द थिंग इज़ दैट कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपको इंस्टेंटली जॉब क्रिएशन देखने को नहीं मिल सकता जैसे कि टेक्नोलॉजी के सेक्टर में मिल जाता है ना।
तो ये ट्रांजिशन फेज जो रहेगा कि अभी गिग इकोनॉमी में ज़्यादा एंट्री है, इन फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपका लेबर इंटेंसिव सेक्टर जो है जब वो रेडी होगा तो वहाँ पे ट्रांजिशन, इन दोनों चीज़ों को एकदम सिस्टम में, ठीक है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर पॉलिसीज़ की, प्रॉपर लेबर कोड्स की रिक्वायरमेंट है। ऐसा आपसे यहाँ पे आपके जो एडिटर हैं उन्होंने कहा है, ठीक है। तो इस सारी प्रॉब्लम्स को नोट डाउन कर लेना। क्लियर हुआ? इतना ही था इसमें। चलो आगे देखो। अब ये जो आपका आर्टिकल है ना, इसको दो तरीके से देखना है, ठीक है। इंडियाज प्रोग्रेस ऑन इट्स क्लाइमेट टारगेट्स। इस आर्टिकल में आपके इंडिया के जो क्लाइमेट टारगेट्स के ऊपर जो प्रोग्रेस है, क्लाइमेट प्रोग्रेस जो है उसको दो डायमेंशंस में डिवाइड किया गया है। पहला तो ये है कि प्रोग्रेस एग्जैक्टली हो क्या चुका है, या फिर अचीवमेंट्स, ठीक है। दूसरी तरफ आपका ये है कि अभी भी क्या चैलेंजेस परसिस्ट कर रहे हैं, चैलेंजेस के बारे में, है ना। प्रोग्रेस या अचीवमेंट्स की बात अगर यहाँ पे करी जाए तो पहला देखना इन्होंने यहाँ पे सबसे पहली बात तो इंडिया का जो 5 प्लेजेस हैं, पंचामृत जो हमारा है, वो हमारे क्लाइमेट टारगेट की तरह काम करते हैं। कौन से वो 5 प्लेजेस हैं, ये नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इंडिया का जो पंचामृत है, ठीक है, 5 प्लेज जो हमारे थे, अपडेटेड वाले बताने हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, है ना। देखो अब उसको अगर हम देखे जाएं यहाँ पर, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्स दैट रिफ्लेक्ट्स हाउ हिस्टोरिकली इंडियाज पर कैपिटा एमिशन, ठीक है। इसमें इन्होंने शुरुआत में यहाँ पे कहा है कि इंडिया का जो हिस्टोरिकल एमिशंस है पर कैपिटा पर, वो काफ़ी कम रहा है एज़ कम्पेयर टू यूएस। देखो सिर्फ यूएस ही नहीं, ग्लोबल एवरेज से भी काफ़ी कम हमारा पर कैपिटा फुटप्रिंट रहा है। लेकिन अब हमें ये जो नंबर है ये बढ़ रहा है दिन पे दिन। क्यों? इंडिया तो बहुत सारे स्टेप्स ले चुका है। जैसे कि देखा जाए तो हमने ग्लासगो में आपका COP26, ठीक है, जो यूके में आपका हुआ था, इसमें हमारी प्लेज थी, इसमें हमने हमारी प्लेज को अपडेट किया था। आपका जो पेरिस अग्रीमेंट के अंडर 2015 में प्लेज थी कि हमें बाय 2030 क्या करना है, 33 to 35% एमिशन इंटेंसिटी जो है जीडीपी के कंपैरिजन में, उसको डिप करना है 2005 के लेवल पर, कार्बन एमिशन इंटेंसिटी को, ठीक है। तो इंडिया ने इस टारगेट को जो है एडवांस में अचीव कर लिया। कब कर लिया? 2023 में ये टारगेट जो है हमारा पूरा हो गया। पहली अचीवमेंट तो हमारी यही हो गई कि अब कितना है, अब इसको बढ़ा के हमने कितना कर लिया, 45% कर लिया, ठीक है, एनुअल आपकी एमिशन इंटेंसिटी, है ना। पहला ये हो गया। दूसरी अचीवमेंट हमारी ये है इस डायरेक्शन में कि हमारी जो आपकी फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी है, ठीक है, अगर हम इसे 2005 के लेवल से देखा जाए, इन्होंने यहाँ पे बताया था, ये रहा 2015 में इंडिया में जो नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी थी वो 29.5% थी जब आपका पेरिस अग्रीमेंट इंडिया ने साइन किया था, ठीक है। अब ये नंबर जो वो बढ़ के 51.4% पे आ चुका है ना। ये डेटा याद रखना है। ये आपका किसका डेटा है? नॉन फॉसिल कैपेसिटी का, ठीक है, नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसका, है ना। तो ये भी एक अचीवमेंट रही है। फिर हमारा जो विंड पावर है वो ऑल डबल से भी ज़्यादा हो गई है। पहले वो 21 गीगावाट थी, अब वो 51.3 गीगावाट पर है, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें जो हैं अचीव की गई हैं। फिर और भी अचीवमेंट्स है, जैसे कि रूफ टॉप सोलर पैनल्स, है ना, रूफ टॉप सोलर पैनल्स जो हैं वो इंस्टॉल की जा रही हैं, ठीक है। और आपका हाउस होल्ड सेक्टर जो है एक मेजर कंट्रीब्यूटर है, किसमें? सोलर एनर्जी जनरेशन एंड सोलर एनर्जी कंजम्पशन दोनों में, ठीक है। ये भी एक अचीवमेंट हमारी रही है। एक एक करके सारी अचीवमेंट्स आपने नोट डाउन करनी है। ये 4 हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। इसी के साथ साथ एक और अचीवमेंट इन्होंने यहाँ पे बताई थी कि इंडिया के पास अभी फिलहाल जो कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन के लिए हमने बोला था कि 2 से 3 आपका बिलियन टन, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बताया था ये रहा 2 to 3 बिलियन टन्स आपका, ये देखो 2 to 3 बिलियन टन्स आपका जो CO2 सीक्वेस्ट्रेशन है, CO2 इक्विवेलेंट कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन बाय 2030 हमने करना है, ठीक है। और आपकी जो इंडिया की स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो कहती है कि इंडिया ऑलरेडी जो है 30.43 बिलियन टन्स ऑफ CO2 जो है उसको 30.43 बिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट्स ऑफ टोटल कार्बन स्टॉक
इतना सीक्वेस्टर हमने ऑलरेडी कर दिया है, रिप्रेजेंटिंग अ 2.29 बिलियन टन्स ऑफ एडिशनल सीक्वेस्ट्रेशन ओवर द 2005 लेवल, है ना। ये इन्होंने कब से बताया है, ये इन्होंने क्लियरली इसमें नहीं बताया है कि 30.43 किया है तो कब से कब तक, ईयर इन्होंने बेसिक मेंशन नहीं किया है। इसमें एक चीज़ इन्होंने जो क्लियरली मेंशन की है वो ये की है कि 2005 के लेवल से अगर हम कंपेयर करें तो 2.29 बिलियन टन्स आपका कार्बन इक्विवेलेंट जो है वो सीक्वेस्टर होना चाहिए, यानी कि जो आपका एटमॉस्फेयर में कार्बन प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए आपका फॉरेस्ट कवर जो बढ़ाने की ज़रूरत है, इतना हम क्रिएट कर चुके हैं। बचा कितना है, 0.2 बिलियन टन ही आपका बचा है, जो कि हमें 2030 तक और क्रिएट कर लेना है। इतना कार्बन सिंक कैसे करेंगे, एफॉरेस्टेशन के थ्रू। ठीक है, इसमें इन्होंने ये बातें कही हैं। तो ये इंडिया की अचीवमेंट्स हो गई। ठीक है, अचीवमेंट समझ आ गई इंडिया की, जो भी आपकी ये फॉसिल फ्यूल ये जर्नी, इंडियाज प्रोग्रेस ऑन इट्स क्लाइमेट टारगेट की बात की जाए तो अचीवमेंट्स क्लियर हुई, ये अचीवमेंट्स रही है। अब बात आती है कि आपकी इश्यूज क्या हैं इस पूरी जर्नी में। देखो, जब बात आती है ना इश्यूज पर, तो देखना, वेट फॉर अ व्हाइल, सी चैलेंजेस में इन्होंने यहाँ पे कहा है आपका कि इंडिया का जीडीपी जो है वो ग्रो कर रहा है। ठीक है, लेकिन जीडीपी की ग्रोथ जो है वो काफ़ी फास्ट है एज कंपेयर टू आपका पर कैपिटा एमिशन जो है ना। तो अब एक बात बताओ मुझे, अगर आपका पर कैपिटा, अगर आपका जीडीपी फास्ट बढ़ेगा, है ना, जीडीपी आपका क्या बनता है, जब हम परसेंटेज देखते हैं आपकी पर कैपिटा एमिशन में, एमिशन इंटेंसिटी जब हमें देखनी है तो हम परसेंटेज के टर्म्स में देखते हैं। ठीक है, तो जीडीपी जब आपका डिनोमिनेटर में आएगा और ये स्पीड से बढ़ रहा है, यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है और पर कैपिटा एमिशन आपका ये कम है, ये छोटा ही रह रहा है, तो आपको क्या लगेगा कि जीडीपी के कंपैरिजन में ये जो है छोटा है। बल्कि इन रियलिटी क्या है, इन रियलिटी में ये कम नहीं हो रहा है, ये स्पीड से बढ़ रहा है। तो हमें लग रहा है कि एमिशन इंटेंसिटी जो थी वो कम थी। ठीक है, इस वजह से हमें लगा कि 33 to 35% जो हमें इंटेंसिटी रिडक्शन देखना था, कार्बन एमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन जीडीपी के कंपैरिजन में, वो अर्ली अचीव हो गया 2023 में ही, क्योंकि जीडीपी स्पीड से बढ़ा, ना कि इंटेंसिटी बहुत कम हुई, है ना। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा चैलेंज इन्होंने यहाँ पे जो बताया था वो बताया था आपका इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग। ठीक है, आपने स्टैटिक पोर्शन में पढ़ा होगा कि इंडिया की जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो कितनी है, फिलहाल 300 गीगावाट के अप्रॉक्स में मानती हूँ उसे, अप्रॉक्सीमेटली इतनी है। इसका 51% जो है आपकी अब वो रिन्यूएबल एनर्जी है, ये हमने अचीवमेंट में पढ़ा। लेकिन इसकी वजह से यहाँ पे अब एनॉमली ये है कि मान लो पहले आपके पास में 100 गीगावाट कोल के लिए इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी कोल की। ठीक है, अब हमने प्लेज क्या ली है कि हमें इसको डिक्रीज करना है, लेकिन कैसे, परसेंटेज के टर्म्स में। तो वो तो ऐसे भी हो सकता है कि पहले आपका 100 गीगावाट जो आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो पूरी कोल की है, तो 100% वही है ना। अब मान लो कि आपने 100 गीगावाट और सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी के थ्रू इंस्टॉल कर दी, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के थ्रू इंस्टॉलेशन कर दी 100 गीगावाट, तो अब ये टोटल कैपेसिटी कितनी हो गई, 200 गीगावाट, यही हुई। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, अब इसमें आपका जो कोल बेस्ड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जो आपका फॉसिल फ्यूल्स का जो कंट्रीब्यूशन है टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में, वो कितना हो गया, पहले वो 100% था, अब वो गिर के 50% पे आ गया। यही हुआ, परसेंटेज वाइज जो है वो डिप हो गया। यही यहाँ पे हो रहा है कि पहले इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अगर 100 गीगावाट है, ये बढ़ा के हमने 300 गीगावाट पे करी। ठीक है, तो जो आपके कोल बेस्ड जो आपका सोलर आपकी पावर जनरेशन थी वो परसेंटेज वाइज गिर गई। क्यों, क्योंकि टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बढ़ गई, यही 100 से बढ़ के 200 पे आ गई, और जो रिमेनिंग 100 है आपका वो एडिशनल सोलर और विंड से आ गया। तो क्या इससे सच में जो कोल बेस्ड आपकी जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो कम हुई? नहीं, उसकी सिर्फ परसेंटेज गिर गई, यही हुआ है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट नंबर इसमें अब इन्होंने यहाँ पे कहा है कि ये जो हम फेज आउट कर रहे हैं, आपके जो कोल बेस्ड आपकी या फिर फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो एनर्जी जनरेट हो रही है, ठीक है, उसको एब्सोल्यूट नंबर्स में कम करना है कि अगर वो पहले 100 गीगावाट आपका इंस्टॉल कैपेसिटी कोल से है या फिर फॉसिल फ्यूल से, उसको गिरा के एक्चुअल में 75 पर 50 गीगावाट पर लाना है, ना कि टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 50% करना है। ठीक है, इस तरीके से टारगेट्स अचीव हो रहे हैं, देखो, है ना। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एफर्ट नहीं किया, एफर्ट्स डेफिनेटली किए हैं, आपकी इतनी सारी स्कीम्स वगैरह रिलीज हुई हैं। ठीक है,
है ना, इतना समझ लो। फिर मैं कुछ स्कीम्स भी बताऊंगी इसमें, है ना, ये एक चीज़ है। अब इसके अलावा आपको एक और चीज़ यहाँ पे जो मेंशन करनी चाहिए चैलेंजेस में, वो ये है कि अभी भी आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 51.4% तो आपका नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स से आ जा रहा है ना, लेकिन ये सिर्फ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में, अभी ये एक्चुअल पावर डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आ पाया, ऑपरेशनल नहीं हुआ है। तो अभी भी 70% ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर जो है इंडिया में, वो किससे आती है? कोल से ही आती है ना। फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वो बहुत वीक है, ये पॉइंट भी आपको नोट डाउन करना है, ये भी इसमें दिया हुआ है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है दैट इज ऑल्सो वेरी वीक। यहां पे इन्होंने बताया था, इधर देखो, यहां पर स्टोरेज, ट्रांसमिशन अपग्रेड्स, स्ट्रॉन्गर पॉलिसी डिलीवरी, ठीक है, इन सारे एस्पेक्ट्स पे जो है इन्होंने यहाँ पे बात की है कि स्टोरेज फैसिलिटी अभी प्रॉपर्ली अवेलेबल नहीं है। जैसे कि आपका देखा जाए तो सोलर एनर्जी जो है कब अवेलेबल रहेगी? दिन के टाइम पर, डे टाइम पर ये रहेगी हमेशा। तो नाइट में अगर हमें सोलर सप्लाई करनी है तो उसके लिए प्रॉपर स्टोरेज एंड प्रॉपर बैटरीज की रिक्वायरमेंट इज देयर, अ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर इज नीडेड। सेम गोज फॉर विंड। आपकी विंड जो है वो दिन के कुछ टाइम में और साल के कुछ स्पेसिफिक महीनों में ही ज़्यादा स्पीड से चलती है, जब वो आपकी विंड के जो विंड मिल होती है उसको रोटेट कर पाती है। तो उस टाइम पे जो सरप्लस एनर्जी जनरेट हो रही है और डे टाइम में जो सरप्लस एनर्जी जनरेट हो रही है उसको स्टोर करने के लिए प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी इज नीडेड, ठीक है, ये क्लियर हुआ। और आपका ट्रांसमिशन, आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, प्लस आपके जो स्मार्ट मीटरिंग का सिस्टम होता है घरों पे कि एग्जैक्ट डिमांड कितनी है ना, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट का इशू है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट का इशू है ना, एग्जैक्ट डिमांड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ऑन टाइम डिमांड, कुछ पीक आवर्स होते हैं डिमांड के, जैसे सर्दियों के टाइम पे मोस्टली मॉर्निंग में जब सभी घरों में आपका जो पानी गर्म करने वाली रॉड होती है, गीजर्स होते हैं, वो काम करते हैं, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी डिमांड पीक पे होती है। तो यूजुअली आपका इलेक्ट्रिसिटी कट उसी टाइम पे देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है तो कट हो जाता है, ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज़ है। चलो, अब इन्होंने यहाँ पे अचीवमेंट्स में कुछ स्कीम्स की भी बात की है, जैसे कि आपका परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड, ये एक सिस्टम है, आपका उजाला स्कीम है, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ इन्होंने पीएम कुसुम की बात की है यहाँ पे, है ना। फिर इंडिया की और अचीवमेंट्स रही हैं, जैसे कि आपका 1 करोड़ हाउस होल्ड्स में सूर्योदय योजना, ठीक है, ये इंडिया का कुछ अचीवमेंट सेक्शन आता है ना। एक और बात जो यहाँ पे डिस्कस करने वाली है वो ये है कि जब हमने कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन को बढ़ा था तो इंडिया में जो आपकी फॉरेस्ट कवर की डेफिनेशन है ना, इंडिया में जहाँ पर 10% से ज़्यादा फॉरेस्ट कैनोपी एग्जिस्ट कर रही हो, ठीक है, 10% से ज़्यादा फॉरेस्ट कैनोपी अगर आपकी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, तो उसी को फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है, ओपन फॉरेस्ट को। आपको इवन आपका प्लांटेशन, बैम्बू प्लांटेशन, ठीक है, टी प्लांटेशन, है ना, रोड साइड ट्रीज जो होते हैं, इन सबको फॉरेस्ट में काउंट किया जा रहा है। तो दिस इज नॉट समथिंग कि हमने इस तरीके से नेचुरल फॉरेस्ट कवर जो है उसको बढ़ा दिया गया। इंडिया में नेचुरल फॉरेस्ट कवर जो है वो पिछले कुछ सालों में आपकी स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बहुत ही कम बढ़ा है। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव अनोमली है कि ऑलमोस्ट प्लांटेशन को भी, रोड साइड ट्रीज को भी, सबको फॉरेस्ट में ही काउंट किया जा रहा है और लग रहा है ऐसा कि हमने कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन जो है इंक्रीज कर दी है कैपेसिटी, बट दैट हैजंट हैपेंड, वो इन रियलिटी हुआ ही नहीं है, ठीक है। इसके लिए इन्होंने फिर कुछ फर्दर सॉल्यूशंस यहाँ पे दिए, जैसे कि आपका सोलर पावर ग्रिड बनाने के लिए, ठीक है, विंड मिल ग्रिड बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या लेना चाहिए कि करके इन्होंने स्टेप्स बताए। पहला स्टेप इज लैंड एक्विजिशन को ईज करो, जहाँ पे सोलर पैनल्स लगाए जाएं, उसके लिए इंसेंटिव्स देने की ज़रूरत है। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, स्टोरेज कैपेसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, इन सभी चीज़ों पे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की रिक्वायरमेंट है। कोल का फेज आउट जो करना है, ठीक है, वो एब्सोल्यूट नंबर्स में करना है, परसेंटेज में नहीं करना है, ठीक है, ये भी इन्होंने बताया। चौथा, कैपिटल इन्फ्लक्स शुड बी देयर, ताकि
प्रॉपर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है आपकी, ये जितने भी आपके सोलर पैनल्स होते हैं, विंड मिल होते हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए इनकी, ठीक है, ये भी इन्होंने यहाँ पे कहा है। और हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसको मैं इरेज कर दे रही हूँ। द ट्रांजिशन पाथ लाइज एट डिमांड्स सस्टेन्ड एफर्ट इन एरियाज रिक्वायरिंग सिस्टमिक कोऑर्डिनेशन लाइक रैपिड स्केलिंग ऑफ बैटरी स्टोरेज, डेवलपमेंट ऑफ कोल ट्रांजिशन रोड मैप प्रॉपर बनना चाहिए, रिफॉर्म्ड फॉरेस्ट गवर्नेंस, फॉरेस्ट गवर्नेंस को रिफॉर्म करना है, और नेचुरल फॉरेस्ट, ये जो आपका 10% वाला सिस्टम है इसको हटाकर नेचुरल फॉरेस्ट कवर, एक सिग्निफिकेंट फॉरेस्ट में इंक्रीज, नेचुरल फॉरेस्ट जो होता है आपका पैच पूरा, उसमें इंक्रीज होना चाहिए। आउटकम अलोंग कार्बन टारगेट नंबर्स एंड इंक्रीज इन डेटा ट्रांसपेरेंसी टू ट्रैक प्रोग्रेस अक्रॉस सेक्टोरल एंड रीजनल वेरिएशंस। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी चीजें। चलो, India's performative standards may have broadly delivered on its quantified commitments. Still, the outcome matters the most lie beyond the headline metric in converting the now installed capacity into continued sustained energy generation and intensity gains in absolute mission moderation. क्लियर हो गया इतना? क्या क्या करने की जरूरत है? एक तो प्रॉपर ट्रैक सिस्टम, ट्रैक प्रोग्रेस अक्रॉस सेक्टोरल रीजनल वेरिएशंस, ठीक है, फॉरेस्ट गवर्नेंस को रिफॉर्म करना, और जो 4 पॉइंट मैंने यहाँ पे बताए थे वो सब। चलो, आपका आर्टिकल यहीं पे खत्म होता है। अब यहाँ पे इन्होंने बात कही है कि इंडिया में जो इन्होंने स्पेसिफिकली दंडकारण्य रीजन के बारे में बात की है यहाँ पे, ठीक है, जो दंडकारण्य रीजन है आपका, दंडकारण्य सुना है कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। दंडकारण्य प्लेट्यू, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। दंडकारण्य प्लेट्यू के अराउंड कौन सी हिल्स आती है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। बहुत सारी हिल्स, रिवर्स, वहाँ की थोड़ी सी ज्योग्राफी बताओ नीचे कमेंट्स में, क्या है, रिवीजन हो जाएगा मैपिंग का। देखो आपका, इन्होंने यहाँ पे कहा है कि इंडिया में अब माओइज्म जो है, माओइज्म मतलब इसको मैं सीधा नक्सलिज्म से ही कनेक्ट कर देती हूँ, ठीक है। नक्सलिज्म जो है आपका ये अपने लास्ट फेज में, ऑलमोस्ट रिट्रीट में है, ठीक है। और गवर्नमेंट ने कहा भी है कि बाय 31 मार्च 2026 इसको गवर्नमेंट जो है पूरी तरीके से एंड कर देगी, मतलब लगभग अचीव कर ही लेगी। तो दैट इज इन अ रिट्रीट फेज, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे आपका कहा है, यहाँ तक तो इन्होंने बहुत सारे सरेंडर्स की बात की है इस वाले पूरे में, तो इसको तो याद रखने की कोई ज़रूरत है नहीं। हम सीधा यहाँ पे इस वाले पोर्शन पर जंप करते हैं जिसमें इन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट का फोकस जो है, ठीक है, रिट्रीट हो रहा है ना। अब इस रिट्रीट के साथ साथ गवर्नमेंट का फोकस जो है उस तरफ जाना चाहिए कि क्यों वहाँ के लोगों ने नक्सलिज्म का या माओइज्म का सहारा लिया था, क्यों उन्होंने इसे एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को फॉलो करना शुरू किया। ओवरऑल ये बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पे, ठीक है। और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए इन्होंने यहाँ पे 4 पॉइंट बताए हैं। सबसे पहले पॉइंट में इन्होंने कहा है नेटवर्क ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, जिसमें इन्होंने कहा है कि विलेजर्स जो है मोस्टली, है ना, दंडकारण्य रीजन के या आपके नक्सलिज्म या माओइज्म इफेक्टेड एरियाज के, उनमें अनेमिया के इश्यूज बहुत देखे मिले हैं, सेरिब्रल मलेरिया के इश्यूज बहुत देखने को मिलते हैं, ठीक है। देयर इज लैक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जिसकी वजह से डिसेंट्री के इश्यूज, स्नेक बाइट्स के इश्यूज विच आर नॉट अनकॉमन इन जंगल्स। हेल्थ सेंटर्स जो है वहाँ पे प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज जो है वो अवेल होनी चाहिए। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो ये कहते हैं लॉन्ग टर्म में। दूसरा ये कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द ट्राइबल्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं किस पे, एग्रीकल्चरल और फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर। तो माओइस्ट जो होते हैं आपके, ये इन्हें बेटर सीड्स प्रोवाइड करवाते हैं, बेटर फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिसके थ्रू ये इनका कॉन्फिडेंस गेन कर लेते हैं। तो अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, अब गवर्नमेंट को जो है इनके लिए प्रॉपर सीड्स की, बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज़ की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर मैनी आइटम्स, जैसे कि इनका तेंदुपट्टा लीव्स हो गया, बहुत सारे ऐसे ट्राइबल्स के आइटम्स होते हैं जो इनके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो आपका कुछ फेमस क्रॉप्स के लिए ही है ना, कमर्शियल क्रॉप्स के लिए, ठीक है। तो उनके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रॉपरली अवेल होना चाहिए फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए, है ना। पूरी की पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करवाने की ज़रूरत है। तीसरा इन्होंने कहा है एजुकेशन, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे कहा है मोर एजुकेशनल आश्रम शुड बी एस्टैब्लिश्ड इन दंडकारण्य। द मॉडल हैज बीन क्वाइट सक्सेसफुल इन द पास्ट बिकॉज इट इज नॉट प्रैक्टिकल टू ओपन स्कूल्स इन विलेजेस दैट वर स्पार्सली पॉपुलेटेड. It is also necessary to undo the education imparted to villages by the Maoists through the Krantikari Janatan Sarkar schools. Most of the surrender cadres are illiterate and need to be sent to government schools for basic education. ठीक है,
बेसिक एजुकेशन हर जगह स्कूल्स जो हैं स्टैब्लिश करना है, स्पेशली जो आपके जंगल में स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया वहाँ पे वो फीजिबल नहीं होता है। तो उनके बच्चों को स्कूल तक जाने का प्रॉपर पाथवे, चाहे उसमें अवेयरनेस हो, चाहे उसमें रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे वो स्कूल के टीचर्स की तरफ से कुछ एफर्ट्स रहें, उनको वहाँ तक लेके जाना ज़रूरी है। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे थर्ड पॉइंट दिया है। लास्टली इन्होंने यही कहा है कि इंडिया की जो आपकी, ठीक है, SNR पॉलिसी जो है, SNR पॉलिसी क्या होती है? सरेंडर एंड रिहेबिलिटेट। याद रखने हैं, यही कीवर्ड्स याद रखने हैं, सरेंडर एंड रिहेबिलिटेट। ठीक है, एक और है गन्स एंड गुलाब्स, है ना। गन्स क्या है? गन्स आपका ये जो रिट्रीट है किसके थ्रू? फोर्स के एक्शन के थ्रू। और गुलाब्स क्या है आपका? गुलाब्स यही सारे रिफॉर्म्स हैं। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पे कहा है कि इनके लिए फाइनेंशियल बेनिफिट्स, जॉब्स, हाउसिंग की फैसिलिटीज़, ये सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए, और ये सारी फैसिलिटीज़ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, फिर आपका विमेन हु जॉइंड द माओइस्ट मूवमेंट वर दोज हु वांटेड टू एस्केप फोर्स्ड मैरिजेस बाय देयर फैमिलीज। ठीक है, तो आपकी चाइल्ड मैरिज जैसे इश्यूज को रोकने की ज़रूरत है यहाँ पे। अवेयरनेस नीड टू बी स्प्रेड थ्रू एल्डरली पीपल ऑफ द विलेज टू रिस्पेक्ट अ गर्ल्स कंसेंट विद रिस्पेक्ट टू मैरिज। ठीक है, फिर इन्होंने यहाँ पे कहा है कि द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो है आपकी छत्तीसगढ़ की, हैज़ बीन इम्प्लीमेंटिंग द नियाद नेलारी यंग योर गुड विलेज स्कीम टू प्रोवाइड बेनिफिट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स टू विलेजेस विच फॉल विद इन 5 किलोमीटर्स ऑफ द रिमोट सिक्योरिटी कैंप्स। ये मॉडल याद रखना, योर गुड विलेज मॉडल, ये कहाँ का है? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का मॉडल है। बाकी आपको इसके रिगार्डिंग मैं कुछ स्कीम्स रिकॉल करवा देती हूँ यहाँ पे। एकलव्य स्कूल मॉडल आपका है। ठीक है, फिर आपका जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स आपके होते हैं, जिनके लिए गवर्नमेंट की एक स्कीम थी PVTGs के लिए। ठीक है, एक आपका यहाँ पे एक और स्कीम आती है समाधान स्कीम, है ना। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों पे ये फोकस करती है, ये भी रिकॉल कर लो। और क्या आपका PM जनमन स्कीम इज देयर। ठीक है, अब ये तो चलो स्टेट लेवल की, सेंटर के लेवल की स्कीम्स हो गई, है ना। इन स्कीम्स को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करवाने के लिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने योर गुड विलेज एक मॉडल चलाया हुआ है, जिसमें कम से कम ऐसी 25 गवर्नमेंट स्कीम्स के अंडर जो भी फैसिलिटीज़ हैं उन्हें टारगेटेड वे में पहुंचाया जाएगा ट्राइब्स तक। ठीक है, तो रिट्रीट के साथ साथ फर्दर डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, अदरवाइज फिर से चांसेस हैं नक्सलिज्म के इमर्ज करने के। इतना इन्होंने यहाँ पे कहा है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये है इंडिया के वेस्ट रिडन अर्बन मॉडल के रिगार्डिंग। ठीक है, इसको मैं फिर से रीड नहीं करूँगी यहाँ पे, है ना। इसमें से बस हम कुछ की पॉइंट्स उठाते। ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें कि आपने इंडिया की जो प्लास्टिक पोल्यूशन और जो आपकी सॉलिड वेस्ट के इशू हैं, ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के, पोल्यूशन मैनेजमेंट के, इसका जो इशू है इसको आपने स्टैटिक पोर्शन में पढ़ा होता है इन डिटेल। तो इतना बड़ा आर्टिकल न्यूज़पेपर्स में से पूरा मत पढ़ा करो। इसमें क्या किया करो आप कि जो आपको की पॉइंट्स मिल जाते हैं, जो वैल्यू एडिशन के लिए चीज़ें होती हैं ना, जिसके लिए हम करंट अफेयर्स इतना पढ़ रहे होते हैं, उनको निकाला करो। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने कीवर्ड आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक तो आपका ये मिशन लाइफ, ये आपने स्टैटिक में पढ़ाई होगा। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे कहा है डेलिबरेट यूटिलाइजेशन इंस्टेड ऑफ माइंडलेस एंड डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन। किसके लिए? एक्सपेंडिंग अर्बन एरियाज के लिए, है ना। एक तो ये कीवर्ड्स आपने निकाल लेने हैं, डेलिबरेट यूटिलाइजेशन इंस्टेड ऑफ माइंडलेस एंड डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन। कंक्लूजन में एज इट इज इसको यूज कर लेना। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका कुछ आते हैं गवर्नेंस मॉडल्स के बारे में, इन्होंने यहाँ पे कुछ बताया हुआ था। कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स और म्युनिसिपल वेट वेस्ट, वेयर एज कंप्लीट कंवर्जन ऑफ दिस ऑल्सो यील्ड्स कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट। ठीक है, ये तो इन्होंने यहाँ पे जो आपके वेस्ट के सोर्सेज होते हैं ना, जो कि आपने स्टैटिक में पढ़े ही होंगे, उन्हीं के बारे में बात की हुई है। ठीक है, तो ये आपने वहाँ पे पढ़ा होगा, इसको दोबारा यहाँ से रीड मत किया करो फिर से बार बार सेम चीज़ है ना। फिर इन्होंने यहाँ पे एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की है, ये आपने ऑलरेडी अपने स्टैटिक में पढ़ा होगा। एक यहाँ पे इन्होंने एक मॉडल बताया है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, लास्ट ईयर एशिया पैसिफिक नेशंस की मीटिंग जो कि जयपुर में हुई थी, उसमें इन्होंने सिटी कोलिशन फॉर सर्क्युलैरिटी C3, ठीक है, सिटी कोलिशन फॉर C3 को प्रपोज किया था। ये एक इनिशिएटिव था जयपुर में, एंडोर्स एन इंडियन इनिशिएटिव, जिसमें कि सिटीज़ जो हैं, अलग अलग सिटीज़ जो हैं वो आपस में कोलैबोरेट कर सकती हैं,
दे कैन एक्सचेंज वॉट, दे कैन एक्सचेंज नॉलेज, दे कैन एक्सचेंज द एक्सपर्टीज इन अर्बन एरिया मैनेजमेंट, जो आपका वेस्ट मैनेजमेंट का मॉडल होता है उसमें। फिर इन्होंने यहाँ पे 3 Rs की बात की है। 3 Rs के बारे में आपको पहले से पता है ना। तो ये इसमें जो कुछ भी है आपका, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा अपने स्टैटिक पोर्शन में, और ऐसे आर्टिकल को बार बार न्यूज़पेपर से रीड करने में टाइम मतलब वेस्ट मत ही किया करो तो ज़्यादा ठीक है ना। आपको पहले से पता है कि इंडिया एनुअली कितना वेस्ट जनरेट कर रहा है। आपने स्टैटिक में ही पढ़ा होगा कि इंडिया एनुअली कितना टन्स ऑफ वेस्ट जो है वो जनरेट करता है, 165 मिलियन टन्स, है ना, सॉलिड वेस्ट वगैरह। मैंने भी जो बच्चों को स्टैटिक में पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि प्लास्टिक वेस्ट के मामले में इंडिया जो है कितने पे है, 57 मिलियन टन्स, इस तरीके से कुछ है एनुअल, ठीक है, इतना वेस्ट। चलो अगला आर्टिकल अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो इसमें ऐसी चीज़ें निकाल लिया करो, बाकी का रहने दिया करो क्योंकि आपने स्टैटिक में पढ़ा होता है। अच्छा, ये जो आर्टिकल है ना, ये इसमें मतलब एक बहुत ही क्रिटिकल बात कही गई है, और वो बात ये है कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी आपके, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, इंडिया में इट इज़ अ सुप्रीम कोर्ट, बाकी कंट्रीज में मैं कहूँ तो जो सेंट्रल कोर्ट आपका होता है, किसी भी कंट्री का, किसी भी डेवलप्ड कंट्री का सेंट्रल कोर्ट जो है वो कभी भी सुओ मोटो नहीं लेता स्ट्रे डॉग्स के इशू को लेके, है ना। इंडिया में ही ऐसा हुआ है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के पास कितने सारे मर्डर के केसेस, कितने सारे रेप के केसेस, बहुत सारे गवर्नमेंट के इश्यूज, ठीक है, इंटर स्टेट के इश्यूज पेंडिंग पड़े हुए हैं। इतने सारे पेंडिंग केसेस को साइड पर करके गवर्नमेंट को एक इशू लेना, सुप्रीम कोर्ट को एक इशू लेना पड़ता है, वो भी सुओ मोटो, किसका, स्ट्रे डॉग्स का। मतलब इंडिया में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। और ये जो आपकी न्यूज़ है ना, ये इससे रिलेटेड मैंने इस वीक कम से कम 3 से 4 आर्टिकल देखे थे, है ना। और आपने देखा भी था कि 2 महीने पहले आपका सुप्रीम कोर्ट का एक क्लियर ऑर्डर था। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी आपकी 2 से 3 महीने पहले की बात यह है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट ऑर्डर और गाइडलाइंस दिए थे कि जितने भी स्ट्रे डॉग्स, दिल्ली के हाई कोर्ट की बात है, ठीक है, जितने भी स्ट्रे डॉग्स आपके हैं, है ना, उनको इंस्टेंटली उठाया जाए और जो रिहैबिलिटेशन म्यूनिसिपैलिटी की होती है उसमें डाल दिया जाए। अब जो म्यूनिसिपैलिटी का रिहैबिलिटेशन सिस्टम होता है उसमें रिहैबिलिटेशन जैसा दरअसल कुछ है नहीं। वहाँ पे इशू ये है कि बहुत सारे डॉग्स को वहाँ पर कैप्चर करके रखा जाता है, शेल्टर होम कहते हैं उसे, उसमें रखा जाता है, ठीक है, और उन्हें प्रॉपरली फूड नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? ताकि वो भूखे मर जाएं। इस तरीके से उनकी पॉपुलेशन को जो है वो कंट्रोल करने की बात की जाती है। म्यूनिसिपैलिटीज़ का जो फंड है, म्यूनिसिपैलिटीज़ के पास जो स्टाफ होना चाहिए उनकी देखरेख के लिए, ठीक है, जो प्रोटोकॉल्स हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ कुछ भी फॉलो नहीं करती हैं उसमें से, है ना। तो इसमें आपके एडिटर कहते हैं कि हमें कुछ ग्लोबल मॉडल से सीखना चाहिए, जैसे कि नेदरलैंड एक कंट्री के बारे में इन्होंने बताया है। नेदरलैंड इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसमें कि एक भी स्ट्रे डॉग नहीं है। कैसे? इन्होंने पॉपुलेशन को नेचुरली कंट्रोल करने पर विद कंपैशन फोकस किया है, ठीक है, विद कंपैशन इन्होंने फोकस किया है ना, विदाउट किलिंग, विदाउट कलिंग, या फिर आपका देखा जाए तो यहाँ पे 2 वर्ड्स इन्होंने यहाँ पे किए थे। एक तो इन्होंने कहा था कलिंग और दूसरा आपका ठीक है जो भी वर्ड था, तो एनिमल की किलिंग नहीं करनी है, ठीक है। ये जो म्यूनिसिपैलिटीज़ में उनको भूखा रख के मारा जाता है, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। इन्होंने कहा है कि दे हैव टू डू दिस विद कंपैशन, और कंपैशन के लिए यहाँ पे क्या वर्ड है, कंपैशन के लिए इन्होंने वर्ड यूज़ किया CSVR, मतलब कैप्चर, स्टेरिलाइज, वैक्सीनेट एंड रिलीज, ठीक है। क्या करना है, जो भी आपके एनिमल्स हैं, जो स्पेशली आपके स्ट्रे डॉग्स जो हैं, ठीक है, उनको कैप्चर, फिर स्टेरिलाइज करना है, वैक्सीनेट करना है, रिलीज करना है, ताकि नेचुरली उनकी पॉपुलेशन जो वो कंट्रोल में आ जाए। एक मेथड इन्होंने यहाँ पे ये बताया। दूसरा मेथड इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, अडॉप्शन, ठीक है, अडॉप्शन करना है स्ट्रे डॉग्स का। और थर्ड, जिन लोगों के पास में एनिमल्स ऑलरेडी हैं, जो लोग डॉग्स पालते हैं, उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं कि वो उन्हें स्ट्रीट पर नहीं छोड़ेंगे। कुछ लोग होते हैं ना, कुत्ता पाल लेते हैं फिर रख नहीं पाते तो स्ट्रीट पर छोड़ देते हैं। सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ हैव बीन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। और इंडिया में इसके रिगार्डिंग प्रॉपर लॉज भी हैं। प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960, जिसमें कि एक एनिमल वेलफेयर बोर्ड है,
एक और बात जो इन्होंने कही वो यहाँ पे ये कही है कि सुप्रीम कोर्ट क्यों गाइडलाइन दे रहा है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड आपका है, इसके थ्रू प्रॉपर मैनेजमेंट की गाइडलाइंस आनी चाहिए, ठीक है। फिर एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स है, इनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, ठीक है, ताकि प्रॉपरली स्टेरिलाइज किया जा सके, है ना। इंडिया में प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन के लिए एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की ज़रूरत है, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे कहा है ना, गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, स्टेरिलाइजेशन इंसेंटिव्स, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ पेट अबंडनमेंट लॉस, robust waste management, all coordinated by the municipality, not the courts. Public education campaign shifted the narrative from nuance to responsibility. Within a decade, stray populations plummeted without mass removal or cruelty. ये कहाँ का एग्जाम्पल दिया इन्होंने, ये इन्होंने फ्रांस का एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। इस तरीके से वहाँ पे कोऑर्डिनेट किया गया था, ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक और ये है कि डॉग्स के स्ट्रीट पर रहने से इशू क्या आ रहा था, ये डायमेंशन भी इन्होंने टच किया है, जैसे कि है ना, आपके रेबीज़ के केसेस बहुत मिल रहे थे, मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट में आपका डॉग बाइट के इश्यूज बहुत मिल रहे थे, ठीक है। फिर दूसरा देखा जाए तो आपका एनिमल्स जो हैं, आपके स्ट्रे डॉग्स जो हैं, ये बहुत गंदगी फैलाते हैं, आपने देखा होगा, है ना, बहुत सारी गंदी चीज़ों को इधर उधर फैलाते हैं, जिसकी वजह से सर्टन डिसीज़ जो आपके होते हैं, जो डिसीजेस होते हैं, दे स्प्रेड, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो तीसरा है आपका जो इन्होंने यहाँ पे पॉइंट सजेस्ट किया है सजेशन में ही, वो ये है कि एनिमल्स की तरफ प्रॉपरली कंपैशन दिखाने की ज़रूरत है, डॉग्स की तरफ, ठीक है। जो आपके सिटीजन्स हैं, दे हैव टू बी वेरी अवेयर कि डॉग्स को जो है फीड करना है, और यूजुअली आपके जो पुअर और मिडिल क्लास लोग होते हैं, दे फीड डॉग्स, प्रॉब्लम इज विद द इलीट्स, है ना। आपने केसेस सुने थे तो दिल्ली के द्वारका रीजन से केसेस थे, प्रॉब्लम इज विद द इलीट्स, ठीक है। तो डॉग्स को जब हंग्री रखकर, है ना, ऐसा देखा गया है, मतलब डॉग्स जो है वो आपके वायलेंट कब हो जाते हैं, अगर आप स्ट्रे डॉग्स को प्रॉपरली फीड करोगे तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स सोते रहते हैं, ठीक है। प्लस दे एक्ट एज अ गार्ड, इन्होंने ये भी कहा है, इन्होंने डॉग्स की इंपॉर्टेंस को भी बताया है कि आपकी कॉलोनी में कोई बाहर का चोर उचक्का ना घुसा है, कोई रॉबर ना घुसा है, तो डॉग्स एक्ट एज अ गार्ड, ठीक है। इन्होंने ये भी बोला यहाँ पे कि डॉग्स की इंपॉर्टेंस में, इस चीज़ को आप कंक्लूजन में डाल सकते हो कि स्ट्रे डॉग्स जो होते हैं वो पीसफुल एनिमल होते हैं, अगर वो हंगरी नहीं है तो। इन्होंने यहाँ पे बताया कि उनके ऊपर पत्थर मारना, उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी को डिस्टर्ब करना, ठीक है ना, ये उन्हें जनरली वायलेंट बनाती है, जिसकी वजह से डॉग बाइट के इश्यूज आते हैं, है ना। अदरवाइज आप कंक्लूजन में स्ट्रेट अवे ये चीज़ लिख सकते हो कि डॉग्स जो हैं, ठीक है, वो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि डॉग्स आर ओकेजनली यूज्ड फॉर थेरेपी, डॉग्स जो होते हैं वो इवन ह्यूमन बींग्स के बेस्ट फ्रेंड्स भी होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए उनका प्रेजेंट होना ज़रूरी है, तो उनकी पॉपुलेशन को इस तरीके से कंपैशन लेस होकर क्रूअल्टी के साथ ख़त्म करना, उन्हें कैप्चर करना, दिस इज़ नॉट द वे। उन्होंने आपको यहाँ से 2 से 3 तरीके बताए, एक CSVR, दूसरा एडॉप्शन, तीसरा ये है कि स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स आपके होने चाहिए, है ना। फिर इसी के साथ साथ जो पुअर और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं वो फीड करती हैं, फीडिंग होनी चाहिए कहीं ना कहीं, ठीक है। और फिर उन्हें फ्रीली घूमने देना चाहिए, इन्होंने बोला है ना, कैप्चर, स्टेरलाइज, वैक्सीनेट एंड देन रिलीज, ठीक है। डॉग्स की इंपॉर्टेंस भी इन्होंने यहाँ पे बताई है कि गार्ड अगेंस्ट थीव्स। फिर आपको यहाँ पे इन्होंने बताया है कि साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि दे आर योर बेस्ट फ्रेंड्स, तो उन्हें रेशनली एंड ह्यूमनली ट्रीट करने की जरूरत है, नॉट विद इम्प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस और एट अ टाइम्स विद फोबियास। क्लियर हो गया, यही बात इसमें कही गई है, ठीक है। यही सेम चीज बैक टू बैक बहुत सारे आर्टिकल्स में रिपीट हो रही थी, है ना। अब ऊपर वाले कुछ आर्टिकल्स देखने से पहले ना हम एक ये केस स्टडी देख लेते हैं। देखो, बीड जो है ना, ये एक जगह है, एक डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बीड कहाँ पर, महाराष्ट्र में, है ना। ये केस स्टडी की तरह काम करेगा आपका, ठीक है। महाराष्ट्र में इस एक स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट में फार्मर्स की इनकम जो है उसको 10 टाइम्स इंक्रीमेंट उसमें देखने को मिला है, फार्मर्स की इनकम जो है उसको 10 टाइम बढ़ा दिया गया है, ठीक है। अब ये हुआ कैसे, देखो, इसके लिए क्या था, यहाँ पे एक नाम इन्होंने लिया है, इसका मैं नाम नहीं लूँगी। इनका एक आइडिया था कृषि कुल, है ना, कृषि कुल मॉडल था इनका, ठीक है, इसको याद रखना,
नोट्स में ऐड कर लेना, फार्मर्स की इनकम बढ़ाने के लिए। किसका था ये? अंडर ग्लोबल विकास ट्रस्ट। ठीक है, इसके इस आइडिया के अंडर कुछ लोगों ने क्या किया कि फार्मर्स के, सबसे पहले तो फार्मर्स को कन्विंस किया, है ना, उनके अंदर एक अवेयरनेस लाई, थोड़ी सी एजुकेशन उनके लिए इम्पार्ट की, और उनको कहीं ना कहीं शिफ्ट किया गया किससे? सोयाबीन और कॉटन जो है वो मोस्टली महाराष्ट्र के फार्मर्स, बीड डिस्ट्रिक्ट के फार्मर्स जो हैं वो ग्रो करते थे। अब इन्होंने यहाँ पे शिफ्ट किया टू फ्रूट क्रॉप सच एज पपाया, कस्टर्ड एप्पल, स्वीट लाइम, गुआवा, पोमोग्रेनेट, मलबेरी, फ्रूट्स ग्रो करने के लिए कहा। क्यों? फ़ायदा क्या होता है इससे? हॉर्टिकल्चर से फ़ायदा ये होता है कि कंज्यूमर्स को भी न्यूट्रिशनल फूड चाहिए, है ना, और और फिर आपका जो सप्लाई चेन में, है ना, जो आपकी डेफिशिएंसी है मार्केट में, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इतने महंगे क्यों होते हैं? क्योंकि सप्लाई चेन आपकी डेफिशिएंट है कहीं ना कहीं। ठीक है, सप्लाई चेन डेफिशिएंट होने की वजह से फार्मर्स, कंज्यूमर्स को जो है वो ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ता है इन चीज़ों का, है ना। तो सप्लाई क्रंच को कहीं ना कहीं फुलफिल कर लिया जाएगा अगर आप फार्मर्स जो हैं, जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स उनके हैं सोयाबीन्स, कॉटन, इस रीजन में स्पेसिफिकली, उससे शिफ्ट होके फ्रूट कल्टीवेशन पे आ जाएंगे। इससे उनकी इनकम जो है वो 10 टाइम्स बढ़ी है ना। एक तो इन्होंने ये किया है। इसी में इन्होंने एक और एग्जाम्पल बताया, वो बताया है मिल्क एक्सपेरिमेंट का, खेड़ा में, जो कि कब था आपका? जो आपका वर्गीस कुरियन ने किया था, है ना, जिसके बाद इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन जो है वो 248 मिलियन टन, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया। ठीक है, यही बात इन्होंने यहाँ पे कही है। इसी के साथ साथ इन्होंने क्या किया था? ठीक है, फ्रूट्स की ये की जिससे इनकी इनकम जो है वो 10 टाइम्स बढ़ गई, है ना। और इन्होंने क्या किया यहाँ पे? इन्होंने यहाँ पे बताया कि साइंस और एडवांस फार्मिंग प्रैक्टिसेस, जैसे कि हाई डेंसिटी प्लांटेशन फॉर फ्रूट क्रॉप्स को, फिर इन्होंने बेस्ट क्वालिटी के सैंपल्स, बेस्ट क्वालिटी के सीड्स जो हैं इन फार्मर्स तक पहुंचवाए थे। ठीक है, फिर इन्होंने मिनिमम प्राइस पर, ठीक है, इन्होंने कहीं ना कहीं फार्मर्स की हेल्प की थी कि वो एक अच्छे प्राइस पर, सब्सिडाइज प्राइस पर जो है इनपुट्स को खरीद सकें। ठीक है, द सब्सिडी वॉज प्रोवाइडेड थ्रू CSR फंडिंग फ्रॉम वेरियस डोनर्स, बहुत सारे डोनर्स के साथ इन्हें कनेक्ट करवाया जिसके थ्रू फंडिंग मिल सकी, है ना। फिर इन्होंने प्रॉपरली जो आपकी इरिगेशन की फैसिलिटी है, बीड डिस्ट्रिक्ट में क्या था आपका, जो इरिगेशन फैसिलिटी थी वो प्रॉपरली अवेलेबल नहीं थी, वहाँ का जो ग्राउंड वाटर था वो बहुत डाउन जा चुका था, 400 फीट बिलो द सरफेस चला गया था, तो उसको आर्टिफिशियली रिचार्ज किया इन्होंने। ठीक है, जिसके थ्रू प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी मिल पाई। और एक और चीज़ जिस पर ये एम्फेसिस कर रहे हैं, जो कि लास्ट पॉइंट है इस पूरे केस स्टडी का, इस पूरे मॉडल का, वो ये है कि पूरी मार्केट जो है आपकी, पूरी मार्केट में जो आपकी वो पूरी सप्लाई चेन है ना, एग्रीगेशन, असेइंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, प्री कूलिंग, कोल्ड स्टोरेज, रीफर वैन्स, इवन प्रोसेसिंग फैसिलिटीज टू ऐड वैल्यू एंड स्टेबलाइज प्राइजेस ऑफ फ्रेश फ्रूट्स। ठीक है, पूरी आपकी वैल्यू चेन, एक्सेसिंग द बेस्ट डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मार्केट्स, वैल्यू चेन क्रिएट करना, प्रॉपर मार्केट तक एक्सेस करना, यानी कि सिर्फ इंडियन मार्केट में ही नहीं सेल करना है इन फ्रूट्स का, एक्सपोर्ट भी अगर कर सकते हैं तो, है ना। इन सारी एक्टिविटीज़ पर, पूरी की पूरी सप्लाई चेन पे इन्होंने फोकस दिया, जिसके थ्रू फार्मर्स इनकम जो है 10 टाइम्स इंक्रीज देखने को मिला है। ये केस स्टडी आपको कृषि कुल का याद रखना है इसी नाम से। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका द स्ट्रगल टू काउंट वुमेन्स लेबर। ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये ऐसे आर्टिकल को मैं रीरेड करने का आपको कहीं ना कहीं एडवाइस नहीं दूंगी। रीज़न बीइंग, जब आप विमेन थीम जब आप पढ़ते हैं ना, विमेन थीम जो आपकी है, इसमें आप सोसाइटी की इनइक्वालिटीज, विमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, और वो लेबर जो है वो किस तरीके से अनपेड है, द स्ट्रगल टू काउंट वुमेन्स लेबर, ये आप ऑलरेडी स्टैटिक में पूरा एज इट इज़ पढ़ते हैं। और इसमें वैल्यू एडिशन के लिए भी बहुत ज़्यादा कुछ अच्छे कीवर्ड्स, कुछ अच्छे लाइन्स, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसको मैं स्किप कर रही हूँ। ठीक है, आपको भी स्किप करने की ही मैं एडवाइस दूंगी, है ना। नाउ सी, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ठीक है, द राइट टू डिस्कनेक्ट, है ना। राइट टू डिस्कनेक्ट का मतलब इन्होंने, सबसे पहले हम मतलब जान लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया, यहाँ पर राइट टू डिस्कनेक्ट इज डिफाइंड एज द एम्प्लॉय being no longer compelled to remain available beyond their regular working hours, thereby blurring the lines between their personal and professional lives
एंड एग्जिबिटिंग स्ट्रेस एंड बर्नआउट। देखो, राइट टू डिस्कनेक्ट का मतलब यहाँ पे क्लियरली इन्होंने बताया है कि आफ्टर जो एक्चुअल वर्किंग आवर्स हैं उसके बाद कहीं ना कहीं आपका जो एम्प्लॉय है उसको एम्प्लॉयर जो है वो कंपेल नहीं कर सकता है अवेलेबल रहने के लिए, है ना। अवेलेबिलिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि आज की डेट में व्हेन वी हैव लैपटॉप्स, वी हैव फोन्स, है ना, वी हैव ईमेल सिस्टम, वी हैव कॉलिंग सिस्टम, वी हैव ऑलमोस्ट एवरीथिंग, है ना, जिसके थ्रू लोग कनेक्टेड रह सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इवन आफ्टर रेगुलर वर्किंग आवर्स आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको टास्क दिए जा रहे हैं घर पे जिसके लिए दे आर नॉट पेड एंड नीदर दैट इज काउंटेड इन ओवर टाइम। ओवर टाइम भी वही काउंट होता है जो कि ऑफिस में बैठ के होता है ना, घर में बैठ के हॉलीडेज पे, वीकेंड्स पे, ठीक है। ये एक्स्ट्रा काम जो दिया जा रहा है ना, इसको कहीं ना कहीं ख़त्म करने की ज़रूरत है। राइट टू डिस्कनेक्ट आफ्टर रेगुलर वर्किंग आवर्स शुड बी देयर, है ना। और इसके लिए यहाँ पे इन्होंने कहा है कि वी not just the employer, even the employees, even the citizens, the government, everybody should understand this thing कि अगर आपका ईमेल का रिप्लाई रात में जाने की जगह सुबह चला जाएगा तो उससे पूरी दुनिया रुक नहीं जाएगी, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका जो वर्किंग सेक्टर है, स्पेशली आपका जो कॉरपोरेट सेक्टर है या फिर मैं गवर्नमेंट सेक्टर की भी बात करूँ तो रात के 2 बजे ईमेल का रिप्लाई करना कहीं ना कहीं कमिटमेंट माना जाता है। ये जो मैट्रिक है ना, मेजरमेंट का ये जो मैट्रिक लगा रखा है, दिस इज़ वेरी रॉन्ग कि रात को अगर कोई आपकी ईमेल का, आपके कॉल का रिप्लाई करता है ना, तो वो कहीं ना कहीं कमिटमेंट दिखाता है, ठीक है। नंबर ऑफ आवर्स अगर ज़्यादा रहेंगे, काम की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी। इन्होंने एक वर्ड यहाँ पे यूज़ किया, प्रेजेंटिज्म, ठीक है। प्रेजेंटिज्म इज वैल्यूड ओवर एक्चुअल आउटपुट। किसी इंसान ने गिवन टाइम में कितना अच्छा काम किया है, दैट शुड बी वैल्यूड इंस्टेड ऑफ प्रेजेंटेशन कि 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक यहाँ ऑफिस में प्रेजेंट था कि नहीं था। 9 बजे से 6 बजे के बीच में उसने क्वालिटी क्या ऐड की वर्क में, दैट क्वालिटी मैटर्स द मोस्ट, ठीक है। इसके ऊपर इन्होंने एम्फेसिस डाला है। यही आपका राइट टू डिस्कनेक्ट है। अब हम इस आर्टिकल को शुरू से देखें तो इन्होंने यहाँ पे ILO का डेटा डाला है, जो आपकी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि कहती है कि इंडिया की 51% ऑफ द वर्कफोर्स जो है वो ऑलमोस्ट 50 घंटे काम करती है एक वीक में। और हमारे कुछ महान CEOs ने कहा है कि इंडिया शुड फॉलो 90 आवर वर्क कल्चर। वाओ, दिस इज समथिंग नेक्स्ट लेवल, ठीक है। तो ये जो वर्किंग आवर्स हैं इतने ज़्यादा, सेकंड हाईएस्ट ग्लोबली, है ना, ये नहीं होने चाहिए। मतलब सेकंड हाईएस्ट हम हैं तो इन द सेंस बाकी सारी कंट्रीज में हर दिन 7 घंटे से कम ही काम हो रहा है ना। 49 आवर्स पर वीक, मतलब एक दिन में आपका 7 आवर्स, और अगर मैं संडे वाले दिन को ऑफ कर लूँ तो ये आपका कितने पे चला जाएगा, 8 आवर्स पे चला जाएगा। यानी कि बाकी कंट्रीज में 5 आवर्स 6 आवर्स मॉडल वर्क ही फॉलो हो रहा है। और जब आपसे UPSC की प्रिपरेशन की भी बात की जाती है तो आपके कुछ मेंटोर्स भी आपको बोलते होंगे कि यू शुड स्टडी फॉर 6 to 7 आवर्स एफिशिएंटली, यू शुड फोकस ऑन द क्वालिटी, दिस इज द मिनिमम क्वांटिटी विच इज नीडेड। इसके बियॉन्ड जाओगे तो क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, बिकॉज ह्यूमन बॉडी में एग्जॉशन आना शुरू कर देता है ना। क्लियर हुई इतनी चीज़, ठीक है। अब इन्होंने इसके इम्पैक्ट्स के ऊपर बात की है। देखो, है ना, इसके इम्पैक्ट्स को जब इन्होंने यहाँ पर डिवाइड किया है तो इसे बहुत सारे कंपोनेंट्स में डिवाइड किया। मैं भी इसे यहाँ कंपोनेंट्स में डिवाइड करके आपको बताऊंगी। एंड दिस इज समथिंग जो कि आप स्टैटिक में नहीं पढ़ पाते हो। ओवर टाइम, वर्क इन रिलेटेड इश्यूज, ये सारी चीज़ें हमें न्यूज़पेपर से ही करनी होती हैं। पहला है कि आपकी एम्प्लॉय की हेल्थ, है ना, फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ में क्या इश्यूज आ रहे हैं? फिजिकल हेल्थ में देखा जाए जैसे हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम इज देयर, है ना। फिर अगर दूसरी तरफ देखा जाए आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज हैव बीन देयर, एंजाइटी जिसमें आ गई, डिप्रेशन जिसमें आ गया, है ना, सच काइंड ऑफ इश्यूज हैव बीन देयर, ठीक है। तीसरा इशू नहीं यहाँ पे इन्होंने बताया फैमिली इश्यूज, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंसेस नहीं है। वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है तो कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल अपनी वाइफ, अपने चिल्ड्रन, है ना, इवन विमेन के केस में देखा जाए तो ये कंडीशन और भी ज़्यादा अनफेयर हो रही है, मतलब और भी ज़्यादा लीथल हो जा रही है। कैसे? विमेन को जो है 8 आवर्स आपका ऑफिस में वर्क करना है और घर जाके कम से कम 4 to 5 आवर्स का आपका
जो अनपेड लेबर होती है घर की, उसको भी देखना है। इस अनपेड लेबर में विमेन की, इस अनपेड लेबर में सिर्फ और सिर्फ आपका घर का काम जो होता है, क्लीनिनेस और यूटेंसिल्स वगैरह का, इस चीज़ को मैं काउंट नहीं कर रही। एल्डरलीज को सपोर्ट करना, इवन मेंटली भी सपोर्ट करना, चिल्ड्रन को भी मेंटली आपका सपोर्ट करना, उनकी केयर करना, उनको मेंटोर करना इवन, है ना। एक जो पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फीमेल के ऊपर रहती है, वो भी एक आपका अनपेड लेबर ही है ना। ये एक इशू देखा है। चौथा इन्होंने यहाँ पे कहा है कि ये कहीं ना कहीं आपका क्या कर रहा है, हेल्थ सिस्टम के ऊपर एक बर्डन बना रहा है। ठीक है, हेल्थ सिस्टम के ऊपर बर्डन बना रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो आपके हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको भी ओवर टाइम करना पड़ रहा है। तो हेल्थ प्रोफेशनल्स की खुद की हेल्थ भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही है, हेल्थ सिस्टम के ऊपर आपका बर्डन बढ़ रहा है। फिर जो आपकी सबसे लास्ट थिंग है वो ये है कि जो काम की क्वालिटी है, जो वर्क वो कर रहे हैं, वो क्वालिटी डिटीरियोरेट हो रही है। ठीक है, उसका जो एक्चुअल आउटपुट, जो क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव आउटपुट आना चाहिए था, वो दोनों ही आउटपुट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे हैं। ये जो 24/7 डिजिटल अवेलेबिलिटी का इशू है, इससे कहीं ना कहीं आपका हमारी कंट्री में जितने भी मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, जो 100% कॉम्पोनेंट है, उसका 10 to 12% इज बिकॉज ऑफ बीइंग ओवरबर्डन बाय वर्क। इसके लिए एक केस यहाँ पे ले लेना, ये केस इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। ये देखो, अ हेल्दी यंग, द ट्रेजिक डेथ ऑफ अन्ना सेबेस्टियन Parayal, the healthy young E&Y employee who literally died of overwork in 2024। इनकी न्यूज आई थी उस टाइम पर। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। चलो अब हम इसके सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला सॉल्यूशन है आपका राइट टू डिस्कनेक्ट को ओपनली एक फंडामेंटल राइट कंट्री में डिक्लेयर कर देना चाहिए। और आपकी फ्रांस जैसी कुछ कंट्रीज का इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल बताया है, जिन्होंने बताया कि 2017 में आपका राइट टू डिस्कनेक्ट, वहां पर एक फंडामेंटल राइट जो है उसको डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, ये आपका फंडामेंटल राइट बन गया था। और उस कंट्री में फिर लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, ऑब्वियस सी बात है, जब फंडामेंटल राइट कोई चीज़ बन जाती है ना, तो एनफोर्स करने के लिए गवर्नमेंट कहीं ना कहीं मजबूर हो जाती है कि अब एक प्रॉपर लेबर कोड, है ना, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड एक लेबर कोड बनाना पड़ेगा, जिसमें एक्सप्लिसिटली आपका मेंशन किए जाएंगे मैक्सिमम वर्क आवर्स। ठीक है, कि मैक्सिमम वर्क आवर्स आप इतना ले सकते हो, इससे ज्यादा नहीं, है ना। और इतना ही नहीं, फिर इन्होंने फर्दर आपके सॉल्यूशंस बताए हैं कि आपका इसमें एक तो ये प्रॉपर्ली इसको राइट टू डिस्कनेक्ट को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर करने की जरूरत है। दूसरा, अवेयरनेस डिक्लेयर करने की जरूरत है। अवेयरनेस इन द सेंस, अवेयरनेस किसके बीच में, वर्कर्स में, एम्प्लॉयज में, मैनेजमेंट में, किसके रिगार्डिंग, रिचार्ज के रिगार्डिंग, कि अगर प्रॉपर रेस्ट मिलेगा, प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस होगा, तभी इंसान ज़्यादा क्रिएटिव हो सकता है। अगर वो फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, तभी वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है। अदरवाइज क्या होगा, आपका बर्नआउट्स होंगे, है ना। वर्क रिलेटेड बर्नआउट्स विल बी देयर, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी विल गो डाउन। तो इसकी वजह से इंडिया जो है वो ऑलवेज ऑन इकोनॉमी तो बन रही है, ऑलवेज ऑन इकोनॉमी तो हमारी कंट्री बन रही है, लेकिन ये फिर एक सस्टेनेबल इकोनॉमी नहीं बन पा रही है ना। और इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आप देख ही रहे होंगे कि जेन जी जो है आपका, ऑलरेडी जॉब को लेकर इतना इशू है, वर्कलोड इतना है, तो सब चाहते हैं कि 45 की एज पर हम रिटायर हो जाए। सबसे ज़्यादा अर्ली रिटायरमेंट इंडिया में देखने को मिलता है। रीज़न बीइंग क्योंकि पर डे पर नंबर ऑफ आवर्स ज़्यादा है ना। इसीलिए हमारी कंट्री में इतने फिजिकल हेल्थ इश्यूज, मेंटल हेल्थ इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, है ना। साइलेंट हार्ट अटैक के केसेस, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस बहुत सारे। ठीक है, प्लस इसके लिए इन्होंने और भी कुछ सजेशंस दी हैं, जैसे कि इन्होंने कहा है कि एक तो ये प्रेजेंटिज्म का जो वर्क कल्चर है इसको खत्म किया जाए, है ना, क्वालिटी पर फोकस किया जाए, काउंसलिंग होनी चाहिए, साइकोलॉजिकल सपोर्ट होना चाहिए वर्कर्स के लिए। ठीक है, प्रॉपर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है ना। और आपका एक प्रॉपर पॉलिसी, एक प्रॉपर लॉ होना चाहिए, जिसमें कोई भी एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को कंपेल नहीं कर सकता या निकाल नहीं सकता, पनिश नहीं कर सकता फॉर बीइंग
डिसकनेक्टेड, फॉर बीइंग डिसकनेक्टेड आफ्टर रेगुलर वर्किंग आवर्स। फिर इन्होंने यह कहा है कि द राइट टू कनेक्ट इज एन इन्वेस्टमेंट, इट इज एन एक्नॉलेजमेंट दैट वेल रेस्टेड माइंड्स आर शार्पर, मोर इनोवेटिव एंड मोर कमिटेड इन लॉन्ग रन। ठीक है, द फोकस शुड बी ऑन द क्वालिटी ऑफ दोज आवर्स, नॉट द नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है, क्लियर होगी चीजें। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, है ना, इन जनरल में आपका। ठीक है, अगर आपको देखना है तो यूथ लीडरशिप इज अ की, हालांकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आप स्टैटिक पोर्शन में, मतलब आपका जो युद्ध वाला थीम होता है, इसको मैं तो आपका जो युद्धाभ्यास बैच है, युद्धाभ्यास बैच जो आपका है उसमें मैं तो करवाती हूँ। आप जहाँ से भी अपना स्टैटिक रेडी कर रहे हैं इसको रेडी कर लेना, यूथ वाला जो आप टॉपिक पढ़ते हो तो वहाँ पे ये स्टैटिक में रहता है, इसलिए मैंने इसको करंट से रीड करने का काम नहीं करना है। हम जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो पर्पस ये होना चाहिए कि हमें नई नई चीज़ें वैल्यू एडिशन वाली उठानी है जो हम स्टैटिक में नहीं पढ़ पा रहे हैं। बाकी अपना स्टैटिक पढ़ो, वहीं से रिवाइज करते रहो। ठीक है, रिपीटिशन आपको अवॉइड करना है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ठीक है, नाउ वी शैल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। और कमेंट सेक्शन में मुझे थोड़ा बताते रहा करो कि और क्या क्या चीज़ें मैं आपके लिए वैल्यू में, मतलब वीडियो में आपके लिए ऐड करूँ, ताकि मुझे भी आइडिया लगे कि आप लोगों की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स क्या है, हाउ योर नेचर, हाउ योर डिमांड्स आर चेंजिंग। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच।